हेलो गाइस, हमारे पास जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का, वी आर डिस्कस अबाउट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज टूडेज। देन मैं इसका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑफ द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो जस्ट आप लोग देखोगे, यू हैव सीन इन द व्हाइट बोर्ड्स। तो ये सबसे पहले देखिए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के बारे में, ये एक्सचेंज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज होता है बेटा। तो ये 11 चैप्टर का 17 चैप्टर, 11 क्लास का 17 चैप्टर होता है। 11 क्लास का ये 17 चैप्टर है ये, और बहुत ही वेरी सिंपल है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग है क्या है? ब्रीथिंग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग को समझने के लिए सबसे पहले इसकी प्रोसेस को देखेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ exchange of O2 from atmosphere and CO2 and atmosphere with produce CO2 by cell is called as breathing। तो आपको समझ में आया होगा इसका डिफिनेशन कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ O2 होता है। यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया जाता है और फिर बाद में वो ऑक्सीजन चेंज हो जाती है, CO2 में चेंज हो जाती है। किसके द्वारा चेंज हो जाती है? सेल्स के द्वारा चेंज हो जाती है। वो सेल्स का नाम होता है एल्वियोली। जब हम लोग इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, तो वो एल्वियोली कहलाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या किया? ब्रीथिंग किया। इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन को हमने क्या किया? लिया, और CO2 को हमने क्या किया? बाहर किया। तो ये सब एक्सचेंज हुआ। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हुआ। ये प्रोसेस एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही हम कह सकते हैं, वी कैन से कह सकते हैं बेटा कि इज कॉल्ड एज, ये इज कॉल्ड एज आपका ब्रीथिंग कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ब्रीथिंग को समान भाषा में देखते हैं तो इसको हम रिस्पायरेशन विभाग कह सकते हैं। यानी कि हम लोग इसका अध्ययन करते हैं रिस्पायरेशन के रूप में भी अध्ययन करते हैं। ये रिस्पायरेशन के रूप में भी अध्ययन करते हैं। रिस्पायरेशन के रूप में करते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन की जो हम लोग रिस्पायरेशन के रूप में करते हैं, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्वेश्चन कौन सा होता है, इसको देखना है। क्वेश्चन बनता है बेटा कि वो क्वेश्चन कौन सा होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन को हम लोग, इसको पढ़ने से पहले इसका अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंट पढ़ेंगे, तभी हमको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाया हमने, तो इधर हमने रिस्पायरेशन लिखा बेटा, ये रिस्पायरेशन की टेबल बन गई, और इधर बन गई हमारी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसको हम पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ब्रीथिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा? इट इज सिंपली an intake of fresh air and removal of एयर। यानी कि फ्रेश एयर को लिया और गंदी एयर को बाहर किया, इस कॉल्ड ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फार्मूला से इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड CO2, साथ साथ एज वेल एज आपका H2O प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी ATP फॉर्म में होती है जी। और इसका सेकंड ऑप्शन क्या कहेंगे बेटा? ये होती है इट इज फिजिकल प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस होती है। ये ब्रीथिंग कौन सी प्रोसेस होती है? फिजिकल प्रोसेस होती है।
रिस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस होती है? सेकंड नंबर, इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इसका थर्ड जब हम बात करते हैं, इसमें एनर्जी, नो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। और इसमें क्या होता है थर्ड में, इसके टेबल करते हैं तो इसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज एटीपी फॉर्म में, ये एटीपी फॉर्म में। फिर लास्ट इसका फोर्थ ऑप्शन जब हम देखते हैं तो इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ये क्या होगी प्रोसेस होती है? इसका फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो इट इज एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। आई होप दैट, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हैव यू गॉट इट? इतना प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नीट में क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होते हैं, इसे देखना है। इंस्पायरेशन से क्रिएट हो रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से इसे पढ़ना होगा आपको। तो आप लोग देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे हमारी लाइन्स को बहुत अच्छे से। तो अब हम क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन कौन से होते हैं देखिए। इसमें क्वेश्चन कौन से बनेगा? पहला क्वेश्चन इंस्पायरेशन ये बनेगा कि हाउ मेनी टाइम्स इंस्पायरेशन हैज टेकन a normal person per minute on daily। डेली एक नॉर्मल पर्सन कितनी बार सांस लेता है? तो इसका आंसर जो होता है वो 16 से 15 बार, 15 से 16 बार सांस लेता है। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होता है 15 से 16 टाइम्स रिस्पायरेशन टेक प्लेस करता है, रिस्पायरेशन टेक प्लेस करता है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और भी है कि हम लोग जो भी सांस लेते हैं उसमें कितनी ऑक्सीजन घुलित होती है। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन, टेक प्लेस रिस्पायरेशन ऑन डेली पर मिनट हाउ मेनी ऑक्सीजन dissolve in the respiration। यानी कि रिस्पायरेशन में कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर 2800 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। ये आपको करेक्ट आंसर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारी बात होगी अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा कि ब्रीथिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इसका रिस्पायरेशन क्या होता है, वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है। आई होप दैट, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए आपको कौन सा है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात। हम जब रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं, वी आर डिस्कस अबाउट रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा रिएक्शन इन द नेचर में देखा होगा कि तरह तरह के एनिमल पाए जाते हैं। हर प्लेस उनका अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का प्लेसेस होते हैं। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं एक्वेटिव रीजन में पाए जाते हैं, वो अलग तरीके से सांस लेते हैं। और कुछ एनिमल क्या होते हैं एरियल रीजन में पाए जाते हैं, वो अलग तरीके से सांस लेते हैं। और कुछ एनिमल क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं, वो भी एक अलग डिफरेंट ऑर्गन की तरह सहायता से अपना सांस सांस लेता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म को हमने जब देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग varies in different
ऑर्गेनिज्म है। एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस स्ट्रक्चर एंड वेरियस their their structure and habitat, ये habitat। तो इस प्रकार से हमको मतलब उनकी स्ट्रक्चर और हैबिटेट के आधार पर वो अलग अलग ऑर्गन के द्वारा सांस लेते हैं। ये अब देखिए अलग अलग ऑर्गन कौन से होते हैं। पहला है आपको ये हमने टेबल बनाया। अब टेबल में हमने क्या लिखा, पहले ऑर्गेनिज्म बनाया, ये ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमने क्या किया, आपका इसमें आपको हमने ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो गया। तो हम बात करते हैं पहला पॉइंट स्पंजेस की बात करते हैं, सिलेंड्रेटा की बात करते हैं। ये नॉन कार्टिलेजिनस बनते हैं, नॉन कार्टिलेजिनस सिलेंड्रेटा। और हम फ्लैट वार्म की बात करते हैं, फ्लैट वार्म की बात करते हैं। ये क्या है, इंटायर बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस लेते हैं, इंटायर बॉडी सरफेस की सहायता से सांस लेते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन ये होता है। और नेक्स्ट कौन सी, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका अर्थवार्म हो गया। ये अर्थवार्म किससे सांस लेता है, स्किन की सहायता से सांस लेता है। ये आपका रिस्पायरेटरी अर्थवार्म के पास स्किन होती है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड, बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ट्राइब। हम लोग बात करते हैं आपका पिसीस की बात करते हैं, पिसीस। और उसके बाद आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। ये आर्थ्रोपोडा ये गिल्स की सहायता से सांस लेता है, इनमें गिल्स होती है। और फिर हम लोग इंसेक्ट की बात करते हैं। ये इंसेक्ट की बात करते हैं। तो इंसेक्ट में ट्राइकल सिस्टम, ये सिस्टम। और उसके बाद फिर हम जब बुकलंग्स होते हैं, बुकलंग्स भी होते हैं, कह सकते हैं बुकलंग्स के द्वारा भी सांस लेते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस की बात करते हैं, एम्फीबियन किससे सांस लेते हैं। और मैमेलियन की बात करते हैं, ये मैमेलियन की बात करते हैं। ये सांस किसके सहायता से लेते हैं, तो ये सांस लेते हैं आपका लंग्स के थ्रू, लंग्स के। तो इस प्रकार से ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन हुआ। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी आपको पढ़ना होगा डिटेल से, और इसके बारे में डिटेल आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आप लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ब्रीथिंग की बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ द ब्रीथिंग की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग में हम लोगों ने देखा या अध्ययन किया कि टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग होती क्या है। ये टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, तो इट अकर्स इन टू स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेज होती है, पहला होता है इंस्पायरेशन होता है, और सेकेंड कौन सा होता है आपका एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन। ये तो अब हम लोग इंस्पायरेशन की बात करेंगे। इंस्पायरेशन क्या होता है, ये इंस्पायरेशन को समझने के लिए डायग्राम को देखना पड़ेगा आपको। ये डायग्राम कैसा होता है, ये डायग्राम। ये रिब्स होती है, इनको हम रिब्स बोलते हैं। ये आपका रिब्स हो गया, ये स्टर्नम हो गया, ये स्टर्नम। और उसके बाद ये डायफ्राम,
डायफ्राम। तो इंस्पायरेशन में क्या हुआ, बाहर से ऑक्सीजन क्या होता है अंदर अंदर प्रवेश करती है, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन हमने अंदर लिया। तो यानी कि जो एयर होता है, एयर मूव्स होता है इनटू लंग्स, एयर मूव्स इनटू लंग्स थ्रू ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के समय क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर गई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी कि एयर मूव्स lungs towards लंग्स की ओर अंदर मूव कर गए। और ड्यूरिंग कब हो रही था, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के समय हमने यानी एयर को अंदर प्रवेश किया। ये आपका एयर अंदर प्रवेश हो जाती है, ये अंदर प्रवेश हो गई, 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 ये आपका अंदर प्रवेश हुआ, ये अंदर प्रवेश हुआ, ये अंदर प्रवेश हुआ, इस प्रकार से। तो जैसे ही अंदर प्रवेश हो जाती है तो यहाँ पर कुछ स्टेप पढ़ना पड़ेगा। जो इंस्पायरेशन होता है, ये इंस्पायरेशन सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं डिटेल से, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये इंस्पायरेशन में पहला पॉइंट क्या होता है, दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस होती है। और उसके बाद क्या होता है, 2 सेकंड इसमें लगते हैं पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में, 2 सेकंड पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगते हैं। फिर देखिए जैसे ही एयर, यानी कि इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है। एयर क्या होता है, बाहरी एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है। जैसे एयर अंदर प्रवेश करते हैं तो एक्सटर्नल इंट्राकास्टल मसल्स ये आपको कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और कंस्ट्रक्शन होने के बाद फिर देखिए, तो अंदर का जो आपका थोरेसिक वैल्यूम होता है, ये थोरेसिक वैल्यूम ये इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार से ये इंक्रीज हो जाता है, ये आपका इंक्रीज हो गया, ये। और थोरेसिक प्रेशर होता है, थोरेसिक प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज यानी ये डिक्रीज हो जाता है। फिर देखिए, जब डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका लंग्स प्रेशर होता है, लंग प्रेशर इसको हम लोग पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, डिक्रीज कम हो जाता है। जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो बाहर का इसमें आप लोग नोट करके ये लिखना पड़ेगा कि अंदर जैसे ही एयर डिसॉल्व हो जाती है तो डायाफ्राम क्या होता है, इसका जो भी मसल्स होती है, डायाफ्राम मसल्स जो होती हैं, वो डायाफ्राम क्या हो जाता है, ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और रिब्स एंड स्टर्नम क्या होती है, रिब्स एंड स्टर्नम, आपका रिब्स एंड स्टर्नम ये इनका वैल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इस प्रकार से इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो हम लोग सही मतलब कि जो रिजल्ट हमको मिलता है कि जो एयर तभी अंदर प्रवेश करती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड इंस्पायरेशन, यानी एयर ऐसे नहीं प्रवेश करती है, एयर तभी प्रवेश करती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है इंस्पायरेशन में, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, लेस होता है, तभी क्या होते है, बाहर से एयर अंदर की ओर प्रवेश करती है। इसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि नोट करके हमको यहाँ लिखना है, पता नहीं मेरे से, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर is more than intrapulmonary pressure. Intrapulmonary
इस पूरे प्रोसेस को, होल प्रोसेस को हम लोग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में आप लोगों ने क्या देखा कि एयर अंदर की ओर जाती है, किसके कारण अंदर की ओर जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण अंदर की ओर जाती है। और क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से इंस्पायरेशन होने लगता है। तो आई होप दैट, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको यहाँ तक आपको टिल ऑन हियर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस चलते हैं, एक्सपायरेशन की प्रोसेस चलते हैं। ये एक्सपायरेशन, एक्स का मतलब ये होता है एग्जिट एयर, यानी कि बाहर एयर को निकालना। किस प्रकार की एयर को निकालना, फाउल एयर को, गंदी एयर को बाहर निकालते हैं। यानी कि हम इसमें देखिए, इसको, इस प्रोसेस को समझने के लिए, यानी कि हमने क्या किया कि फाउल एयर क्या हुआ, इज गोइंग ऑन आउटसाइड, यानी बाहर की ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये पैसिव प्रोसेस होती है बेटा, ये पैसिव प्रोसेस होती है, ये पैसिव प्रोसेस होती है। इसमें कितना सेकंड लगता है, इसमें 3 सेकंड लगता है, इसमें 3 सेकंड लगता है। और इसमें क्या होती है, इसको भी डायग्राम के द्वारा जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो देखना पड़ेगा। डायग्राम के द्वारा देखिए, ये डायग्राम आपका बन जाएगा, ये डायग्राम और ये डायग्राम आपका बन गया, ये डायग्राम, ये आपका डायग्राम बन गया। ये आपका डायफ्राम है, डायफ्राम में आपकी ये रिप्स हो गई, ये रिप्स हो गया आपका। और यहाँ पर क्या होगा, स्टर्नम हो गया। तो रिप्स एंड स्टर्नम क्या होता है, देखिए इसको जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो अभी हमने इसकी परिभाषा बताया कि फाउल एयर इज गोइंग ऑन आउटसाइड, यानी बाहर की ओर जा रही है, ड्यू टू किसके कारण जा रही है, ड्यू टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के कारण बाहर की ओर जा रही है। तो स्टेप स्टेप बाय पढ़ते हैं तो ये पैसिव प्रोसेस में 3 सेकंड लगती है। तो इसमें क्या होती है, इंटरनल जैसे ही एयर अंदर बाहर की ओर जाती है, ये एयर बाहर की ओर जा रही है, एयर बाहर की ओर, ये एयर बाहर, ये एयर बाहर की, इस प्रकार से ये एयर बाहर की, ये एयर बाहर। तो इसमें इंटरनल इंट्राकॉस्टल मसल्स रिलैक्सेशन की कंडीशन में, रिलैक्सेशन कंडीशन में। और इसमें जो थोरेसिक प्रेशर होता है, ये आपका थोरेसिक वैल्यूम जो होता है, थोरेसिक वैल्यूम होता है, वो इंक्रीज रहता है, इंक्रीज हो जाता है। ये थोरेसिक वैल्यूम क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक वैल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण, इसके बाद क्या होता है, थोरेसिक प्रेशर होता है, वो थोरेसिक प्रेशर यहाँ पर, थोरेसिक प्रेशर यहाँ पर अधिक हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर बॉडी इंक्रीज हो जाएगा। ये इसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे, इस तीर से डिनोट करते हैं, इस तीर से डिनोट करते हैं, इसको इंक्रीज हुआ तो इस तीर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे मतलब कि जो फाउल एयर होती है, गंदे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या होती है, जब मतलब कि जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अधिक होता है तो उसके कारण यहाँ का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर से एयर बाहर की ओर निकलने लगती है। तो उस समय, उस कंडीशन में डायफ्राम
क्या हो जाता है, वो रिलैक्सेशन की इस कंडीशन में हो जाता है, ये आराम करने लगता है। और रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो जाती है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है बेटा, डिक्रीज पड़ जाता है। तो यही सब नोटेड पॉइंट होते हैं, ये सब नोटेड पॉइंट है, ये नोटेड पॉइंट है, ये नोटेड पॉइंट है, यहीं से सब नीट में क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंटेड है। अब देखो इसका रिजल्ट जो निकलता है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं मिल रही है देखने के लिए, तो नोट इसको हम करके लिख देंगे, नोट करके कि जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग ऑन, जा रहा है ऊपर की ओर, गोइंग ऑन आउटसाइड ड्यू टू किसके कारण, इंट्रापर्मुलर प्रेशर के कारण, यहाँ पर ऑन हियर ड्यू टू ब्रैकेट में ऑन हियर इंट्रापर्मुलर प्रेशर इज इंक्रीज। क्या होता है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होता है, इज इंक्रीज देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इस कंडीशन में, इंस्पायरेशन कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और इंट्रापर्मुलर प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे रिब्स और की वैल्यूम, स्टर्नम की वैल्यूम क्या होती है, डिक्रीज कम पड़ जाती है। डायफ्राम क्या होता है, ये रिलैक्स कंडीशन में हो जाता है, आराम करने लगता है। तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम लोग इंस्पायरेशन कहा। हैव यू गॉट इट? हमें आई होप दैट, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आपको ये प्रोसेस, ये जो सब पॉइंटेड है, इन पॉइंटेड को नोट करना पड़ेगा अपने दिमाग में, तभी नीट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही, अगर पहली बार आप लोग पढ़ते तो कंफ्यूजन करते, इसको बार बार अगेन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं आपका, तो ये आपका इंस्पायरेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका हो गया, नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग टेरेस्ट्रियल प्राणी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे पास क्या होता है, वन पेयर लंग्स होते हैं। अब वो वन पेयर लंग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राइट होता है, दूसरा लेफ्ट होता है। राइट क्या होता है, वो लार्ज होता है, लेफ्ट क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। तो राइट लंग्स जो होते हैं, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट लंग्स में क्या होती है, दो ही लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं, और इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। इस कारण से, इस रीजन से ये क्या होते हैं, दूसरे से छोटे होते हैं। इनमें लोब्स के कारण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, यानी कि देयर आर मेनी फॉलोइंग ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। वो इंक्लूड कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, देखिए आपको देखना होगा, समझना होगा। इंक्लूड कौन कौन से ऑर्गन, इंक्लूड क्या होता है, वन पेयर नॉस्ट्रिल, एक जोड़ी इसमें नॉस्ट्रिल पाई जाती है। इसके बाद क्या होता है, नेजल चैम्बर पाए जाते हैं, नेजल चैम्बर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, आप नेजल कैविटी भी कह सकते हैं, यू कैन से नेजल कैविटी। बच्चों आपको समझ में आया होगा, आपको नेजल कैविटी, यहाँ तक नेजल कैविटी कहते हैं इसको। और इसके बाद एक जोड़ी नेजल पैसेज भी पाए जाते हैं, वन पेयर ऑफ नेजल पैसेज, वन पेयर नेजल पैसेज भी पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है आपका, अल्फैक्टरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, अल्फैक्टरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं। इनको हम रिसेप्टर भी कहते हैं, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर भी कहते हैं। और उसके बाद फिर देखिए, रिसेप्टर की बात, फिर ऑर्गन के बाद क्या होते हैं, फेरिंक्स पाया जाता है, ये फेरिंक्स पाए जाते हैं। और इसके बाद ट्रैकिया पाए जाते हैं, ये ट्रैकिया। वन पेयर लंग्स भी पाए जाते हैं, वन पेयर आल्सो, वन पेयर लंग्स, जी लंग्स भी पाए जाते हैं, वन पेयर लंग्स भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इतने ऑर्गन के द्वारा क्या होता है, हमारी एयर क्या होती है, फ्रेश एयर अंदर की ओर मूव करती है,
तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। वन पेयर नॉस्ट्रिल के बारे में आप जो जानते हैं कि बाहर की ओर क्या होता है, वन पेयर नोज होती है हमारे पास, नोज में बाहर की ओर क्या होता है, नॉस्ट्रिल होते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं नेजल चैम्बर और नेजल कैविटी की बात करते हैं। एक वन वन बाय करके हम लोग इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेजल चैम्बर जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ये देखिए नेजल कैविटी क्या होते हैं, आपको पता होगा कि नेजल कैविटी क्या होती है। सबसे पहले देखिए इट इज above, it is lies, sorry, it lies, ये लाइस होती है above the bone, ये बोन से जुड़ी होती है, बोन above bone, ये बोन के ऊपर स्थित होती है, बोन के ऊपर स्थित होती है, ये हड्डियों के above में पाई जाती है। ओके, इसके बाद देखिए बोन, फिर क्या होता है, दैट फॉर्म्स रूफ ऑफ माउथ, ये माउथ की छत में भी पाई जाती है। ठीक है, माउथ में दैट फॉर्म्स रूफ ऑफ माउथ। इसके बाद एंड नीचे की ओर डाउन एट ज्वाइन, बैक टू ज्वाइन, बैक टू ज्वाइन थ्रोट, ये गला को जोड़ती है, गला को जोड़ने का भी काम करती है नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर में ही हेयरी पाए जाते हैं, हेयरी, हेयरी जिसको हम लोग सिलिएटेड आर्गन भी कह सकते हैं, सिलिएटेड आर्गन भी कहते हैं। इनका काम होता है फिल्टर एयर करना, फिल्टर एयर करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, बात करते हैं इसका अल्फैक्टरी ऑर्गन को पढ़ेंगे। अल्फैक्टरी ऑर्गन, ये अल्फैक्टरी ऑर्गन क्या होता है? अल्फैक्टरी ऑर्गन देखिए, ये अल्फैक्टरी ऑर्गन जो होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी, ब्रैकेट में नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, ये नेजल चैम्बर में स्थित होते हैं, ये दोनों के बीच में पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिए इनका जो काम होता है एंड दैट सर्व, इनका जो मेन काम होता है सर्व सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंस स्मेल, स्मेल का काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं नेजल पैसेज की बात करते हैं कि नेजल पैसेज क्या होता है। नेजल पैसेज, नेजल पैसेज का जो मेन काम होता है वो एयर इंटर करना, एयर पैसेज होता है, एयर पैसेज आल्सो नोन एज एयर पैसेज, इसको हम एयर पैसेज भी कहते हैं। कौन सा पैसेज बोलते हैं इसको? एयर पैसेज भी कह सकते हैं। अब देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है एयर पैसेज, आप इसको समझना पड़ेगा हमें कि एयर पैसेज क्या होते हैं। एयर पैसेज को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लोकेटेड कहाँ होते हैं। एयर पैसेज जो नेजल पैसेज होते हैं इसमें क्या होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, ये दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं एंड विच इज कॉमन, विच इज कॉमन पैसेज एयर, ये एयर को पैसेज करते हैं, एयर कॉमन पैसेज एयर होता है। इसके बाद देखिए फ्रेश एयर होती है, फ्रेश एयर क्या करता है, मूव्स करता है, मूव्स थ्रू दीज पैसेज, इन पैसेज के थ्रू एयर क्या होती है, मूव्स होती है इन द लंग्स में, इन द लंग्स में बेटा फ्रेश एयर। और उसके बाद देखिए और भी इनका काम होता है एंड जो होता है नेजल पैसेज जो होता है, नेजल पैसेज फिल्टर्ड एयर करता है, फिल्टर्ड एयर एंड वार्म एयर, एंड वार्म गर्म एयर रखता है, गर्म एयर रखता है।
इसके बाद देखिए एंड नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज क्या करता है, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज एयर, नेजल पैसेज में जो एयर होती है, एयर गोज इनटू इनटू लंग्स, लंग्स में प्रवेश हुआ जी। ये नेजल पैसेज से काम है। फिर हम लोग बात करते हैं किसका बेटा, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है फेरिंग्स की बात करेंगे, फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स क्या होता है जी, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स को समझने के लिए देखिए ये क्या होता है, इट इज पोर्शन, इट इज पोर्शन, एक पोर्शन होता है विच इज कॉमन, विच इज कॉमन, विच कॉमन, विच कॉमन, कॉमन फूड एंड एयर, ये पैसेज होता है, फूड एंड एयर का पैसेज होता है, मेन इसका काम होता है फूड एंड एयर का पैसेज। इसके इसके द्वारा क्या होता है, फूड और एयर भी, फूड और एयर दोनों पैसेज, दोनों दोनों का रास्ता ये होता है। और फेरिंग्स जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स होती है, किससे ओपन्स होती है, थ्रू थ्रू लैरिंक्स रीजन, लैरिंक्स रीजन, फेरिंग्स ओपन्स होती है थ्रू लैरिंक्स रीजन इन द ट्रैकिया, इन द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया में खुलती है, कहाँ पर खुलती है बेटा, ट्रैकिया, क्योंकि एयर जब जाता है तो इसी के माध्यम से क्या होता है, लैरिंक्स के माध्यम से ट्रैकिया में ही प्रवेश करता है। तो इस प्रकार देखिए ये इट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होती है, इट इज लोकेटेड बिलो ऑन बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी के नीचे पाई जाती है, ये इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, एंड मस्कुलर, मस्कुलर फनेल शेप की होती है, जैसे फनेल, फनेल शेप जैसे, ये इतना हो गया इसका, इतना इसका काम होता है, इसको फेरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो बेटा, इसको फेरिंग्स कहा जाता है। तो आप लोगों ने समझा होगा इसको डिटेल से। अब हम आगे बढ़ते हैं, फेरिंग्स के बाद भी हमारे और भी है, फेरिंग्स में हम फेरिंग्स के जो टाइप्स देखते हैं, इसके टाइप्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स कितने प्रकार की होती है, तो फेरिंग्स को जब डिवाइड किया जाता है तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, दूसरा होता है नेजोफेरिंग्स, और तीसरा हो गया आपका लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ये 3 टाइप की होती है। इसमें क्या होता है, एयर एयर पैसेज होता है, ये सॉरी, इसमें फूड फूड क्या होता है, फूड पैसेज होता है इन द ईसोफेगस में। इसके द्वारा क्या होता है, फूड जाता है कहाँ पर बेटा, इन द ईसोफेगस में, ये नेक के पीछे साइड में, बैक साइड में लोकेटेड होती है। और नेजोफेरिंग्स क्या होता है, इसमें एयर प्रवेश करती है, इसमें इसमें क्या होता है, ये एयर ले जाता है कहाँ पर, ये ट्रैकिया रीजन में, ट्रैकिया रीजन में ले जाता है। और लैरिंगोफेरिंग्स का क्या काम होता है, लैरिंगोफेरिंग्स को हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वोकल कार्ड्स भी कहते हैं। इसमें हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है, कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है, हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है, इनका इतना काम होता है। ये साउंड बॉक्स, साउंड सेंटर भी कहा जाता है, ये वॉइस सेंटर भी कहा जाता है। तो अब हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे बेटा, आगे बढ़े बेटा, गो अहेड, थैंक यू। आई होप दैट, मुझे आशा है कि यहाँ तक हमने जो वीडियो लेक्चर दिया आपको बीच बीच में समझ में आया होगा, या डिटेल से आपने समझा होगा। फिर हम लोग जब अध्ययन करते हैं किसका बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे इस डायग्राम के माध्यम से, इसको समझेंगे। डायग्राम क्या होता है, ये डायग्राम हमने समझा, ये डायग्राम के माध्यम से हमने ये समझा, समझने के बाद ये आपका तो ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस, ये ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप कहते हैं,
फूड पाइप, फूड पाइप कहते हैं ये। इनकम्प्लीट और डोर्सल साइड में स्थित होती है, डोर्सल साइड में ये लोकेटेड होती है, डोर्सल साइड में लोकेटेड होती है। ये क्या होती है, वेंट्रल साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, और इसको विंड पाइप कहते हैं, क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ये विंड पाइप, अब यहीं से क्वेश्चन आया है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, नीट में एग्जाम में पूछा गया बेटा, इस पर हम लोग डिटेल से बहुत कायदे से ध्यान देंगे। यहाँ पर कौन सा नीट में क्वेश्चन क्रॉस कर सकते हो आप लोग बेटा, उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। तो विंड पाइप कहते हैं। अब देखिए जो विंड पाइप होते हैं, तो विंड पाइप को समझ रहे कि आपका फूड पैसेज होता है, या आपको यहाँ पर ये बक्कल कैविटी है, ये ऊपर बक्कल कैविटी हो गया, ये फायरनेक्स हो गया, क्या हो गया, ये फायरनेक्स हो गया। लेकिन जब हम ट्रैकिया का डिटेल से अध्ययन करते हैं, तो हम लोग पढ़ते समय ये देखा है ट्रैकिया में, ये जो आपका लैरिंगोफार्निक्स होते हैं, लैरिंगोफार्निक्स, ये लैरिंगोफार्निक्स, ये नाइन कार्टिलेजिनियस कुछ 9 कार्टिलेजिनियस बॉक्स पाए जाते हैं इसमें। इस प्रकार सी शेप जैसे होते हैं, ये इस प्रकार ये साइड 9 कार्टिलेजिनियस बॉक्स होते हैं, सी शेप जैसे होते हैं, ये सी शेप जैसे होते हैं। तो इसको हम लैरिंगोफार्निक्स, यहाँ इसी से क्या होती है, साउंड बॉक्स होती है, ये साउंड बॉक्स होती है, ये साउंड बॉक्स। तो ट्रैकिया की जो एपिकल पार्ट होता है, अर्ध पार्ट होता है, यहाँ एक होती है आपका ये कवर जो होती है, इस कवर मतलब कि ये जो आपका ओपनिंग है, छिद्र है, ये छिद्र ढके रहता है आपको ग्लॉटिस पार्ट। कौन सा पार्ट ढके रहता है, ग्लॉटिस पार्ट ढका रहता है, ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस पार्ट ढका रहता है। और इसके ऊपर भी एक कवर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ये तभी खुलती है जब इसमें नेज़ोफेरिंक्स है, ये आपका नेज़ोफेरिंक्स है। ये नेज़ोफेरिंक्स का वर्क हमने पहले ही बता चुका है कि यहाँ एयर पासेज होती है, एयर पासेज होती है, तो इसके द्वारा एयर का जैसे एयर यहाँ आती है, तो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस, ये क्या होता है, इसका ढक्कन क्या होता है, ट्रैकिया का खुल जाता है, और खुल जाता है तो इस प्रकार से एयर अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे एयर अंदर प्रवेश कर जाती है, तो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस ट्रैकिया को फिर से क्लोज कर देते हैं, ताकि सो दैट इसमें जो फूड क्या होता है अंदर प्रवेश ना होने पाए। तो ये इनका काम होता है, इनका जो वर्क होता है वो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ फूड, ये फूड को ये रोक देता है, फूड को ये रोक देता है। अब हम लोग बात करते हैं इसोफेगस हम लोग फूड पाइप कहते हैं। तो बक्कल कैविटी से जो भी भोजन जाता है वो इसोफेगस में जाता है, लेकिन ऐसे नहीं चला जाता। इसोफेगस में भी एक कवर होती है, इस कवर का नाम होता है गैलेट। क्या होता है इसको बेटा, गैलेट कहते हैं। ये इस गैलेट के माध्यम से क्या होता है, भोजन अंदर, गैलेट जब खुलता है तो भोजन अंदर प्रवेश कर जाता है इसोफेगस में, फिर उसके बाद गैलेट क्या होता है, बंद हो जाता है, ताकि सो दैट अंदर का भोजन बाहर ना जाने पाए। तो इस प्रकार से देखिए, अभी तो इसोफेगस की हम लोग बात नहीं करेंगे, बात नहीं करते हैं, ये नहीं करेंगे कि नॉट डिस्कस अबाउट इसोफेगस की नहीं बात करेंगे। अब हम ट्रैकिया की बात करने जा रहे हैं। ट्रैकिया, इसमें हमने 9 कार्टिलेज, यहाँ से नीट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पॉइंटेड क्वेश्चन है, यहाँ से ये नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर देखिए ट्रैकिया क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। अब वो 2 जो रीजन होते हैं वो के, ये आपके 2 रीजन, यानी कि 2 रीजन देखिए आपके लंग्स को जब हम लोगों ने देखा, ये आपका लंग्स है, ये लंग्स है, ये लंग्स, तो लंग्स जो हमने देखा, ये आपका राइट लंग्स है, और ये आपका लेफ्ट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। तो इसमें केवल 2 ही खांच होती है, 2 ही चैम्बर, 1 और 2, केवल 2 लोब्स होते हैं।
दैट्स वाई, इसी वजह से ये क्या होता है, दैट्स वाई इसी वजह से ये शार्ट होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये इसमें तीन लोब्स पाए जाते हैं। कितने लोब्स पाए जाते हैं, वन होता है, टू होता है, थ्री। इसमें थ्री चेम्बर होते हैं, थ्री चेम्बर, ये थ्री चेम्बर होते हैं। दैट्स वाई इसी वजह से ये लॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये लॉन्ग होते हैं। अब देखिए हम लोग ये ट्रैकिया की बात करने जा रहे हैं। तो ट्रैकिया बाद में क्या होता है, लेटर ऑन दो भागों में डिवाइड हो जाती है, खांच बन जाते हैं, वाई शेप जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो देखिए आपका ये जो आपका भाग है, इस पार्ट को हम बोल देंगे टीएस रीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, टीएस रीजन भी कहा जाता है। ये इसको हम लोग टीएस रीजन भी कहते हैं। ये टीएस रीजन, T5 रीजन बोल सकते हैं इसको, T5 रीजन भी कह सकते हैं। जब हम पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे से देखते हैं, तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें 5 खंड में ये लोकेटेड होता है। 5 वर्टिब्रल कॉलम में ये पाया जाता है। 5 वर्टिब्रल कॉलम में ये लोकेटेड होता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद देखिए ट्रैकिया में क्या होती है, इसमें कार्टिलेजिनियस, ट्रैकिया में जो ट्रैकिया जब 2 भागों में बढ़ जाते हैं, तो ट्रैकिया में कार्टिलेजिनियस रिंग पाए जाते हैं। ये ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया में 16 से 20 कार्टिलेजिनियस रिंग पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको समझ में आया होगा, हमें आशा है आप लोगों को, कि जो ट्रैकिया हमारी है, इस ट्रैकिया में 16 से 20 कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं। ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं, इतना। फिर हम देखिए यहाँ से और कौन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब ट्रैकिया को हम लोग मतलब कि एयर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, एल्वियोली में पहुँचता है। तो अब ये ट्रैकिया क्या होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर फिर एल्वियोली बन जाते हैं, ये एल्वियोली बन जाती है। इसी प्रकार इसमें क्या होती है, ट्रैकिया ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ट्रैकिया में क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, डिवाइड होते हैं। देखना होगा ये आपको डिवाइड हुआ, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया डिवाइड हुआ। इसको बाई फैक्टेड बोलते हैं, बाई फैक्टेड कह सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, अब जो इधर स्टेप इधर होगा तो वही स्टेप इधर सेम टू सेम होगा, जितना स्टेप इधर होगा उतना स्टेप उधर भी होगा। देखिए लेफ्ट लंग्स में भी नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये प्राइमरी ब्रांकस में डिवाइड हो जाता है। इसमें प्राइमरी ब्रांकी किसमें डिवाइड करता है, ब्रांकस में डिवाइड करता है। ब्रांकस किसमें डिवाइड हो जाता है, ब्रांक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रांक्यूल किसमें डिवाइड हो जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होते हैं, एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एल्वियोलर डक्ट किसमें डिवाइड हो जाते हैं, एल्वियोली में डिवाइड हो जाते हैं। ये एल्वियोली इस प्रकार, एल्वियोली इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका इसमें वेस्कुलाइज्ड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अब हम लोग ट्रैकिया का वो एल्वियोली का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बैलून जैसे स्ट्रक्चर है, इस प्रकार इसमें वेस्कुलाइज्ड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट रहते हैं इसमें। अभी जो एल्वियोली होती है ये ऑक्सीजन को क्या करती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, ऑक्सीजन को फिर ब्लड वेसल्स ले लेते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, फिर इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं
तो ये इसमें यही ऑक्सीजन क्या होती है, CO2 में चेंज में आती है। तो इस प्रकार एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एल्वियोली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा? एल्वियोली में हो रहा है। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसका रिजल्ट हमें शेयर करके लिंक करके जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।